चलिए, तो कल हम लोगों ने 3 इसके पार्ट्स देखे थे। सबसे पहले हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप देखा, उसके बाद हम लोगों ने एचयूएफ देखा और उसके बाद फिर हम लोगों ने जाते-जाते पार्टनरशिप भी देख लिया। सो वी आर डन विद द 3 फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन। आज जो हम लोग करेंगे, वो नेक्स्ट करेंगे, दैट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये जो वर्ड है कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव मतलब वर्किंग टुगेदर, कोऑपरेटिव मतलब वर्किंग टुगेदर। इन लोगों का मेन इंटेंशन प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, इन लोगों का मेन इंटेंशन सर्विस देना होता है, जिसको हम हिंदी में सेवा कहते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्किंग टुगेदर फॉर द अदर्स फॉर अ कॉमन पर्पस। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। वॉलंटरीली, वॉलंटरीली का मतलब होता है यहाँ पे आप खुद की इच्छा से आते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से जुड़ जाते हैं, कोई ग्रुप से जुड़ जाते हैं। जैसे वी हैव सर्टन एनजीओ ग्रुप्स लाइक रॉबिनहुड आर्मी, और भी बहुत सारे हैं, पीपल फॉर एनिमल यूनिट, ऐसे बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं। पीपल फॉर एनिमल, एनिमल्स की मदद के लिए। रॉबिनहुड आर्मी जो है वो लोगों को फूड प्रोवाइड करती है। जैसे जो फंक्शंस में ज़्यादा बन जाता है तो फिर क्या करते हैं, उन लोगों को, उन लोग नीडी, जैसे फंक्शंस में मान लीजिए आपने 1000 लोगों का खाना बनाया और मेहमान 800 ही है, तो 200 का अगर खाना बचता है तो आप रॉबिनहुड आर्मी को कॉल करिए, वो आपके पास आएंगे विथ वॉलंटियर्स। मैं भी उसका एक समय पे पार्ट था। और फिर वहाँ पर आप आएंगे और कलेक्ट करेंगे, और फिर जितने भी नीडी लोग हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए या हो गए, उन लोगों को प्रोवाइड करता है। सो दीज ऑल आर द कोऑपरेटिव सोसाइटी। दे आर ड्रिवन बाय द नीड टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द फेस ऑफ पॉसिबल एक्सप्लॉयटेशन इन द हैंड्स ऑफ मिडिल मैन, ऑब्सेस्ड विद द डिजायर टू अर्न ग्रेटर प्रॉफिट। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ये उसको हटकर लोगों की मदद करते हैं। क्लियर? देयर शुड बी एटलीस्ट 10 एडल्ट मेंबर। इसका बस एक ही रिक्वायरमेंट होती है, इसका रजिस्ट्रेशन भी वॉलेंट्री, सब कुछ है। 10 मिनिमम लोग होने चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने के लिए। ठीक है, वो और हम फीचर्स में बहुत अच्छे से देखेंगे। आ जाइए फीचर्स पे। वॉलेंट्री मेंबरशिप, वॉलेंट्री मेंबरशिप जैसे जितने भी आपके ग्रुप्स भी हैं ना, जैसे आरएसएस और ये सब, दीज ऑल आर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो लोगों के किसी न किसी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी की मदद करें। सो इसकी जो मेंबरशिप है वो वॉलेंट्री, वॉलेंट्री मतलब कोई फोर्सफुली नहीं है, जिसको आना है वो आ सकता है, वॉलेंट्रली है, इच्छा अनुसार है। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी। अब ऑब्वियसली बात है, लोगों के मदद के लिए, तो यह लाइबिलिटी अनलिमिटेड तो नहीं हो जाएगी। मैं लोगों की मदद करने गया और बहुत ज्यादा लॉस हो गया तो ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरी पर्सनल एसेट भी क्लेम हो जाएंगी। क्लियर? यहाँ पे लाइबिलिटी कितनी रहेगी? लिमिटेड। सपोज इस ग्रुप में, मैं ग्रुप में हूं, वहां पे मैंने 10,000 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करा है, सो मेरी लाइबिलिटी सिर्फ मेरे कॉन्ट्रीब्यूशन 10,000 तक की है, उसके अलावा मेरी कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। क्लियर? सो यहाँ पे आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम। मैंने 10,000 लगाया, किसी ने 2,000 लगाया, तो उसकी लाइबिलिटी कितनी है? 2,000 तक की है। क्लियर? मूविंग टू थर्ड, लीगल स्टेटस। इन लोगों को लीगल स्टेटस मिल जाता है, लॉ इनको रिकॉग्नाइज करता है कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं, दैट इज कंट्रोल। यहाँ पे कंट्रोल किसी स्पेसिफिक पर्सन का नहीं होता, कंट्रोल सभी का होता है, क्योंकि लोग सबकी सब पूरा का पूरा ग्रुप मदद कर रहे हैं। मूविंग टू नेक्स्ट, इनका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट मोटिव नहीं है। जितने भी हमने पढ़े हैं और पढ़ेंगे, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, चाहे वो एचयूएफ है, चाहे वो पार्टनरशिप है, और आगे जाके चाहे वो कंपनी फॉर्म है, जो आज का हमारा मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन कंपनी है, इन चारों का जो मोटिव है वो क्या है? वो प्रॉफिट है। लेकिन इसमें से एक ही ऐसा अलग निकला जिसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसका जो मोटिव है वो कौन सा है? सर्विस मोटिव है, सेवा ही उद्देश्य है, ऐसा बहुत सारा स्लोगन्स भी आता है। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट, मेरिट, इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस या वोटिंग राइट्स। सपोज, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक पर्सन ने 1 लाख कॉन्ट्रीब्यूट करा और एक पर्सन ने 10,000 कॉन्ट्रीब्यूट करे, दोनों का वोटिंग राइट एक ही रहेगा। यहां पर एक आता भी है 1 मैन 1 वोट, 1 मैन 1 वोट। इस स्टेटस पे लोग चलते हैं, एक मैन को एक वोट है, ना कि उस पर कि उसने कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट करा है। किसी ने 100 रुपए भी कंट्रीब्यूट करा है, एक ही चलता है 1 मैन 1 वोट, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सेकंड आते हैं स्टेबल एग्जिस्टेंस। इनका एग्जिस्टेंस स्टेबल होता है, ऐसा नहीं आज है कल नहीं है। जैसे मेंबर्स आते और जाते जरूर रहते हैं, लेकिन इनका जो एग्जिस्टेंस होता है, देख लीजिए ना, अगर किसी पर्सन की डेथ, बैंकरप्सी, इंसेनिटी ऑफ द मेंबर डू नॉट अफेक्ट द कंटिन्यूटी ऑफ कोऑपरेटिव। पार्टनरशिप में कल ही हम लोगों ने देखा था कि पार्टनरशिप में अगर एक पर्सन की डेथ हो जाती है इंसॉल्वेंट, तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, मेंबर्स आते और जा, अब मान लीजिए कोई मेंबर है, उसकी डेथ हो गई, तो दूसरे मेंबर्स आ जाएंगे या वही मेंबर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे इनका जो एग्जिस्टेंस होता है वो स्टेबल होता है, एक जैसा होता है, एक जैसा होता है। क्लियर? इसके बाद इनकी जो लाइबिलिटी है वो क्या है? लिमिटेड है। ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि आपका जितना कंट्रीब्यूशन है, किसी का 10,000 है तो उसकी लाइबिलिटी 10,000। इकोनॉमी इन ऑपरेशन, ये जब काम करते हैं बहुत इकोनॉमी से करते हैं।
बहुत इकोनॉमी मतलब ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा करते, क्योंकि इनको लोगों की मदद करना है। सो इनके जो ऑपरेशंस होते हैं वो बहुत इकोनॉमी में होते हैं। मतलब मैं इकोनॉमी को हिंदी में कैसे आपको बताऊं, बहुत जितने फीजिबल, जितना इनका नॉमिनल पैसा लगना चाहिए बस उतना ही, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे कंपनी क्या करती है, कई बार शो ऑफ या बहुत ग्रैंड लेवल पे करती है, ऐसा ही काम नहीं करते, ये इकोनॉमी करते हैं ऑपरेशंस में। इसके बाद ईज इन फॉर्मेशन, इसको बनाना बहुत आसान, 10 लोग मिल गए आपस में कोऑपरेटिव सोसाइटी इजीली बना सकते, बहुत इजीली, बहुत इजीली, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पर आते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे डीमेरिट्स, जिसको कहेंगे डीमेरिट्स। सबसे पहले रिसोर्सेज यहाँ पे क्या है, लिमिटेड है। हर पर्सन सेवा भाव से आ रहा है, तो वो क्या थोड़ा थोड़ा ही पैसा लगाता है, ऐसा नहीं कि उसको प्रॉफिट तो मिल नहीं रहा है, लोगों की मदद ही कर रहा है, तो वो ज़्यादा पैसा नहीं लगाता, ऐसा हर कोई सोचता है। तो इसे क्या कहा जाता है, लिमिटेड रिसोर्सेज। और हर पर्सन यही सोचता है मैं ही क्यों करूँ, बाकी भी तो हैं। आपने कहानी भी सुनी होगी, और इस पे कहानी एक याद आती है। एक बार अनाउंस हुआ एक गाँव में कि कल सबको कुएं के अंदर क्या करना है, दूध डालना है, जैसे दूध का एक अच्छा खासा कुआं या तालाब जैसे बन जाएगा, ठीक है। तो गांव में अनाउंस हुआ, गांव में करीबन 1000 लोग थे। सबने ये सोचा, सबने सबने सोचा कि सब दूध दूध का लोटा 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 डालेंगे और तालाब बनेगा। मैं क्या काम करता हूँ, मैं ना पानी का लोटा डाल देता हूँ, दूध इतना सारा दूध एक पानी का लोटा डाला। एक ने सोचा, लेकिन सबके मन में वही भाव आया। अगले दिन सब पहुंचे, अगले दिन सबने अपना पानी का लोटा डाला और वो पानी का तालाब बन गया। कहने का मतलब यहाँ पे हर एक सोचता है मैं क्यों कंट्रीब्यूट करूँ, तो फिर बहुत ज़्यादा इतना क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं आ पाता है, कलेक्टिविटी ज़्यादा नहीं हो पाती। बट अगर यहीं कोई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है और लोगों का भला, लोग प्रॉफिट मोटिव होता है, जैसे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में आपको पता है कि हमको 25,000 मिलाने, हम सबको 10-10% का प्रॉफिट मिलेगा, तो क्यों नहीं लगाएगा कोई। 25,000 का 25, 50, 75 सब लगा लेंगे। सो देर आर लिमिटेड रिसोर्सेज। लैक ऑफ सीक्रेसी, कोई भी अच्छा काम होता है, मान लीजिए हमारी मीटिंग हुई और हमको अच्छा काम करना है, लोग उसको स्टेटस वीडियो बना देते हैं, हमें ये अच्छा काम कर रहे हैं। फूड पैकेट बांट रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ सीक्रेसी नहीं होती, फूड पैकेट या कुछ भी बांट रहे हैं, फोटो खिंचा लेते हैं। सो यहाँ पे कोई सीक्रेसी नहीं होती है, क्योंकि बिजनेस ऑपरेशंस तो है नहीं, लोगों को मदद करना है। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, ये जितने भी पर्सन्स होते हैं, ये जितने भी पर्सन्स होते हैं, वो कोई मैनेजमेंट में प्रोफेशनल्स नहीं होते, ये तो ऐसे ही नॉर्मल लोग जो इनकी मदद करना। तो इनके जो मैनेजमेंट होता है वो इनएफिशिएंट होता है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं होता है, क्योंकि ये कोई प्रॉफिट मोटिव से नहीं कर रहे हैं, दूसरा ये कोई प्रोफेशनल्स नहीं है। और लास्ट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, आपको भी पता है हर एक अलग बैकग्राउंड से आता है। हमको मान लीजिए 15 अगस्त पे प्रोग्राम करना है, हम 10 जने की कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक ने कहा ये करो, एक ने कहा ये करो, एक ने कहा ये करो। अब ये कोई प्रॉफिट तो है नहीं, मोटिव है नहीं, तो यहाँ पे डिफरेंस इन ओपिनियन आता है, क्योंकि हर एक का बैकग्राउंड क्या है, अलग अलग है। क्लियर। इसके बाद मूविंग टू नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं कितने टाइप्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मैं आपको यहीं पर समझाता हूँ। पहला होता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव। ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव क्या करती है, कंज्यूमर्स के लिए बहुत नॉमिनल रेट पे चीज़ें खरीद लेती है, बहुत नॉमिनल रेट पे, बहुत चीप प्राइजेस पे देती है, और कंज्यूमर को बहुत इजीली चीज़ें प्रोवाइड कराती है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से ले लेती है, और फिर क्या करती है, कंज्यूमर्स को इजी रेट पे प्रोवाइड करती है। क्लियर। इसके बाद आता है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये प्रोड्यूसर्स को बेसिकली क्या करती है, ये प्रोड्यूसर को इजी रेट पे इनपुट प्रोवाइड करवाती है। ये प्रोड्यूसर्स को बेसिकली चीप रेट पर इनपुट प्रोवाइड कराती है, या रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवा देती है जो उनको लगाना है, मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट, क्योंकि प्रोड्यूसर का सबसे ज्यादा खर्चा फिक्स एसेट में जाता है। अब अगर उसको वही सारी चीजें मिल जाए, तो फिर तो क्या, मशीन मिल जाए इजी रेट पर, ये मिल जाए, तो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोड्यूसर्स को इनपुट देने में मदद करती है। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी फार्मर्स को मार्केटिंग में मदद करती है। फार्मर्स को मार्केट, आपको भी पता है फार्मर एक ही काम जानता है, फसल को उगाना, और कुछ ही नहीं जानता। अब फसल को उगा वो गांव में लेता है, मान लीजिए गांव यहाँ से शहर से बहुत दूर है, बस वो उगाना जानता है। अब उसको कैसे बेचना है, कैसे मार्केट में जाना है, कैसे मार्केटिंग करनी है, ये कुछ नहीं होता। तो क्या करती है ऐसी मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, मान लीजिए उनके पास 5 फार्मर्स हैं, फार्मर को कहते हैं अपना पूरा प्रोड्यूस ले आओ। आप फार्मर पूरा प्रोड्यूस और पूरा पांचों का पूरा प्रोड्यूस ले आते हैं, उसको एक साथ मार्केटिंग करते हैं, उसको क्या करते हैं, एक साथ मार्केटिंग करते हैं और बेस्ट प्राइस पे बेच देते हैं। क्योंकि आपको भी पता है उगाने से ज्यादा, उगाना तो एक टफ टास्क है, लेकिन उसको बेचना और टफ टास्क है। फार्मर क्या करते हैं, जब गांव में उगता है तो उसको बड़ी गाड़ी से इतना बड़ा प्रोड्यूस 100 किलो 200 500 जितना उसका टनों में निकलता है, उसको पहले शहर में मंडी में लेकर आता है, फिर मंडी में उसको एक वेयर हाउस कर लेना पड़ता है जिसमें वो स्टोर, एक दिन में तो बिकेगा नहीं, उसको सैंपल लेकर दूसरों को, छोटे छोटे जो होलसेलर्स हैं उनको देना पड़ता है। कई बार कोई रिजेक्ट होता है, कई बार बोलता है नहीं मैं इतनी प्राइस नहीं दे सकता, तो बहुत ही, मान लीजिए उसको 500 पे बेचना है और सामने वाला होलसेलर बोला नहीं मैं 400, अब वो मुश्किल, वो बेचारा रेंट भर रहा है, कहीं और से आया है,
फिर उसको वहाँ प्रॉब्लम होता है, फिर बिकता है तो फिर उसकी डिलीवरी करवाना, ट्रांसपोर्ट से जो लेकर आए उसकी कॉस्ट, वेयर हाउस की कॉस्ट, उसकी पर्सनल कॉस्ट। तो मार्केटिंग एक अलग बहुत बड़ा टास्क है। तो ऐसी मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी फार्मर्स को, देख लीजिए आप, मार्केटिंग करने में बहुत मदद करती है। मार्केटिंग मतलब उसको बेचने में। क्लियर, क्लैरिटी हुई। इसके बाद फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये जो फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये फार्मर को, आप देख पा रहे हैं, लोन, लोन हो गया, उसके बाद सीड्स हो गया, उसके बाद फर्टिलाइजर्स हो गया, और उसके बाद ट्रैक्टर, मशीनरी, ये जितनी भी चीजें उसको लगती हैं, जितनी भी चीजें उसको प्रोड्यूस करने में लगती हैं, उसको इजी रेट पे प्रोवाइड करवाती है फार्मर। डोंट गेट कंफ्यूज इन द मार्केटिंग एंड फार्मर, बोथ आर वेरी डिफरेंट। ये प्रोड्यूस करने के बाद का काम कर रही है, ये प्रोड्यूस करने के पहले का काम है, ये बिफोर है और ये आफ्टर है। मार्केटिंग कब होती है? जब चीजें बन गई तब मार्केटिंग होती है। फार्मर कोऑपरेटिव का जब उगाना है उसके पहले सबसे महंगा जो आता है वो बीज आता है, और बीज के लिए फार्मर कहीं लोन भी ले लेते हैं, क्योंकि बीज ही तो, जितना अच्छा बीज होगा उतना अच्छा प्रोड्यूस। तो उसके लिए फिर लोन ले लेना, सीड्स के लिए फर्टिलाइजर बहुत महंगे आते हैं, ट्रैक्टर अगर हो गया, और उनकी मेंटेनेंस करना, और उसके बाद उनका सारी चीजें, वो होता है फार्मर। इसके बाद आते हैं क्रेडिट कोऑपरेटिव, नाम ही इसका क्या, क्रेडिट। ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको इजी रेट पे पैसा अवेलेबल कराती है। आपको भी पता है बैंक के रेट बहुत सारे हैं, और बैंक में डॉक्यूमेंटेशन बहुत होता है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा है। फिर प्राइवेट लेंडर के पास चलेगा, उनका तो रेट और ही ज़्यादा है, और वो फिर क्या करते हैं, गलत तरीके से पैसा निकलवाते हैं। मान लीजिए किसी प्राइवेट पर्सन से ले लिया, और अगर नहीं दे पा रहे तो फिर वो गलत तरीके से मार के या कैसे भी करते हैं। तो ऐसे में आती है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये बहुत ईजी रेट पे है। इनके मैं रेट आपको बता देता हूँ, 2%, 1%, 1.5%, ऐसी परसेंट रेट पे आपको पैसा प्रोवाइड करा देते हैं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका रिलेशन फार्मर से नहीं है, फार्मर को तो ऑलरेडी फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी लोन दे रही है, ये क्रेडिट जनरल क्रेडिट देती है। और लास्ट आता है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये क्या करती है, एक साथ घर बना देती है, सोसाइटी बना देती है, और बहुत नॉमिनल रेट पे सारे प्लॉट्स या फ्लैट्स को बेच देती है। जनरली आईडीए, जैसे हमारे यहाँ पे है इंदौर डेवलपमेंट एसोसिएशन, और ये सारी आईडीए के प्लॉट्स होते हैं या फ्लैट्स होते हैं, वो इजी रेट पे, सस्ते रेट पे, मार्केट से थोड़े कम रेट पे आपको क्या करती है, ऐसी हाउसिंग सोसाइटी मदद करती है। क्लियर। इसके बाद इन सब का डिस्क्रिप्शन है जो मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से आपको बता दिया है इस पीडीएफ, और आपके पास वो पीडीएफ आ भी जाएगा। तो पीडीएफ में यही सारी चीजें बहुत डिटेल्ड में आपको बताई गई हैं। क्लियर। इसके बाद फिर हम लोग अभी देखेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी। चलिए, तो इसके पहले हम लोगों ने देखा कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब हम लोग आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जिसका क्या नाम है? जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, मैं इसको सिंपल भाषा में पहले कंपनी फॉर्म में समझाता हूँ। आपको भी पता है कि जो कंपनी होती है, एक्ट के बारे में बाद में बात करेंगे, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। खैर, इसके फीचर्स में भी बात करेंगे। कंपनी कुछ नहीं है, जब मैं आपसे एक जनरल सेंस में बात करता हूँ, कंपनी एक बिजनेस मॉडल है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप भी मॉडल है, जिसमें आप पैसा लगाते हैं और रिटर्न आता है, वो एक सिंगल पर्सन करता है। वैसे ही पार्टनरशिप में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, 462 के अकॉर्डिंग 100 होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ा, एचयूएफ पढ़ा। कंपनी एक थोड़े से लार्ज स्केल पर जब आप बिजनेस ऑपरेशंस को करते हैं, वही कंपनी है। क्लियर। फिर इसके फीचर्स हैं और इसकी बातें हैं, और फिर इसके डॉट टू डॉट फिर हम बात करेंगे। फीचर्स में सबसे पहले आता है आर्टिफिशियल पर्सन। फीचर्स में पहले क्या आता है? आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट भी करती है, कंपनी अपने नाम पे केस भी करती है, किसी को केस करना है या किसी को कंपनी पे केस करना है। कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी भी खरीदती है, सब कुछ करती है। लेकिन कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन। हमारी तरह कंपनी खा पी सो नहा नहीं सकती। क्लियर। तो कंपनी पर्सन तो है, कंपनी साइन भी करती है अपनी सील के नाम से, सील के फॉर्म में। क्लियर। तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट भी कर रही है, प्रॉपर्टी भी खरीद। आज आप फोन लेते हो तो कभी ये बोलते हो, मान लीजिए एप्पल लिया, तो आप ये बोलते हो एप्पल के ओनर का नाम लेते हो, इससे फोन लिया कि कंपनी से, नाम कंपनी से लिया? एप्पल से हम लोगों ने फोन परचेस कर, तो कंपनी से ही आप डीलिंग करते हो। तो कंपनी क्या है? एक पर्सन है, बट इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। क्लियर। सेकंड पर आते हैं, कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। सोल प्रोप्राइटर और उसका बिजनेस एक है, पार्टनरशिप में भी हमने यही पढ़ा। लेकिन कंपनी एक ऐसा है जिसमें एक पर्सन और कंपनी बोथ आर डिफरेंट, दोनों ही अलग है। आज देख लीजिए, अभी कुछ दिनों पहले 9 अक्टूबर को रतन टाटा जी का देहांत हो गया। तो रतन टाटा जी टाटा के डायरेक्टर थे, वो चले गए। तो क्या टाटा ग्रुप बंद हो गया? क्या नहीं हुआ। अगर रिलायंस की बात करते हैं तो धीरू भाई अंबानी साहब, उन्होंने रिलायंस शुरू करी, वो चले गए। मुकेश अंबानी ऑल्सो टेक रिटायरमेंट, अब उनके बेटे आकाश और आनंद दोनों रिलायंस संभाल रहे हैं। तो कहने का मतलब, कोई नेचुरल पर्सन की डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसेनिटी, बैंकरप्सी से कभी भी कंपनी के एग्जिस्टेंस को कुछ नहीं होगा।
कहते हैं कंपनी का हैप्पी बर्थडे भी लॉ से होता है, और कंपनी का हैप्पी बर्थडे भी क्या, और कंपनी की जो डेथ होती है वो भी लॉ से ही होती है। मतलब कंपनी पैदा भी लॉ से होती है। मान लीजिए आज मैंने रजिस्टर करा है तो आज कंपनी का हैप्पी बर्थडे, कल बंद करवा दी कंपनी तो कंपनी की डेथ भी लॉ के द्वारा होती है। तो जैसा पर्सन चाहेगा वैसी कंपनी हो, बट पर्सन के जाने आने से कंपनी को कुछ नहीं होगा। क्लियर हुआ? सो कंपनी की सेपरेट एंटिटी होती है। इसके बाद बात करते हैं कंपनी का फॉर्मेशन। कंपनी का जो फॉर्मेशन होता है, कंपनीज एक्ट 2013। इसके पहले जो चलता था वो चलता था कंपनीज एक्ट 1956, जो इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद हुआ था। लेकिन कहाँ 56 और वी आर स्टैंडिंग एट 2024। तो चेंज करने के लिए उस एक्ट को रिपील किया गया और क्या लाया गया, कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर? कंपनीज एक्ट 2013 लेकर आए। परपेचुअल सक्सेशन, बहुत बढ़िया। इसका मतलब होता है मेंबर आता है, मेंबर जाता है, लेकिन कंपनी वहीं की वहीं रहती है। मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट द कंपनी गो ऑन फॉर एवर। अभी बताया, किसी के आने या किसी के जाने से कंपनी को कुछ नहीं होगा। क्लियर? कंट्रोल जो होता है, शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं और उनका राइट होता है कि वो डे टू डे रनिंग इन सब में नहीं कर पाए। कंपनी के ओनर्स जो होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं, तो इस पर जो कंट्रोल रखते हैं वो रखते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो कौन रखते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लाइबिलिटी, यहाँ पे बहुत अच्छी बात है क्योंकि लाइबिलिटी तो हमारा कॉमन पॉइंट, आलू पॉइंट है। यहाँ पे जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। क्या होती है? लिमिटेड। आप जितना कंट्रीब्यूट करेंगे आपका उतना। मान लीजिए मैंने रिलायंस में 1 लाख का शेयर लिया है और रिलायंस को 100 करोड़ का नुकसान हुआ, तो क्या वो मेरी प्रॉपर्टी बेच देंगे? नहीं, वो सिर्फ 1 लाख जितना मैंने कंट्रीब्यूट करा पर उतना मुझसे मांगेंगे, जितना मेरा कंट्रीब्यूशन। यहाँ पर शब्द भी लिखा हुआ है लिमिटेड। लाइबिलिटी कितनी है? लिमिटेड, अप टू योर कंट्रीब्यूशन, अप टू योर द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम इन द कंपनी। मैंने जितना कॉन्ट्रीब्यूशन करा है मेरी लाइबिलिटी उतनी। कॉमन सील, अब कंपनी आपको पता है पर्सन है, पर्सन की हर एक की, आपकी और मेरी सबकी सिग्नेचर होती है। तो कंपनी की क्या सिग्नेचर होगी? कंपनी के कोई हाथ तो होते नहीं है कि ऐसे कि अपन करें कि ये कंपनी है और फिर इसके यहाँ से हाथ निकल है, ऐसे तो नहीं कर सकते। तो कंपनी के बिहाफ पे कॉमन सील होती है। लेकिन आपको पहले भी बताया, सील तो किसी भी पर्सन के हाथ में होगी, वो तो जब चाहे उसका मिसयूज भी कर सकता है। लेकिन आपको पता है आजकल एक सिस्टम है, मान लीजिए जैसे एट सम प्लेस, एट सम यूनिवर्सिटी आई वाज एचओडी, तो वहाँ पर मेरे पास एचओडी का एक क्या था, सील था, बट वो हमारे जो पीएन थे उनके हाथ में रहता था। बच्चों को कुछ ऑथोराइज लेटर या कुछ भी होता था, तो कोई भी अगर मान लीजिए सील अगर लगा रहे हैं, उसके बीच में मैं ऐसी सिग्नेचर अपनी जरूर कर देता था। सिग्नेचर जरूर करता था कि जो सील है ये मैंने लगाई है, विद अ ग्रीन पेन मैं साइन कर देता था। क्लियर? सो यहाँ पे क्या होता है, कॉमन सील होती है लेकिन बीच में एक सिग्नेचर जरूरी कि ये सील किसने लगाई है, वरना पीएन तो कहीं पे भी लगा सकता है, और वहाँ पे अगर मेरे एचओडी का साइन अगर वो सील लग गया तो फिर प्रॉब्लमैटिक भी हो सकता है। तो उसके बीच में साइन कर दीजिए तो एक ऑथोराइज्ड हो जाता है कि सील आपने लगाई है, फिर वो मिसयूज नहीं कर सकता। क्लियर? इसके बाद रिस्क बेयरिंग, यहाँ पे जो रिस्क की बेयरिंग होती है वो जितना जिसने कैपिटल लगाया उसकी उतनी रिस्क। मान लीजिए मैंने बताया ना 100 करोड़ का नुकसान, मेरा कॉन्ट्री कैपिटल 1 लाख की है कंपनी में, तो मेरी रिस्क 1 लाख तक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं, मूविंग टू नेक्स्ट, मेरिट, लिमिटेड लाइबिलिटी डिस्कस्ड, पहले डिस्कस, जितना कैपिटल लगाओगे उतना। परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर में कम, मेंबर में गो, लेकिन कंपनी चलती रहती है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, जिस दिन चाहेंगे उस दिन आप आपके शेयर किसी को दे सकते हैं, और देते ही कंपनी में हम शेयर कोई ऐसा तो नहीं लेते कि हमको जन्मांतर कंपनी का बन के रहना है। मैंने रिलायंस का 1 लाख लिया, प्राइस 1,20,000 हो गया, तो मैं रुकूंगा? नहीं, रिलायंस से मुझे प्यार है, नहीं, 1,20,000 में आप उसको सोल्ड करके एग्जिट ले लें, फिर 120 में खरीद लें कुछ और, फिर उसको 140। तो यहाँ पे आपके इंटरेस्ट को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर। यहाँ पे जो मैनेजमेंट होता है, जो वहाँ का डिमेरिट था, कहाँ का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का, इनएफिशिएंट इन मैनेजमेंट, यहाँ पे जो मैनेजमेंट होता है वो प्रोफेशनल्स होता है, क्योंकि कंपनी है, कंपनी अपने प्रोफेशनल मैनेजमेंट के नाम से ही तो जानी जाती है। स्कोप फॉर एक्सपेंशन, ये सबसे बड़ा मेरिट है। कंपनी जितना चाहे अपने एक्सपेंशन को क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। आज इंदौर में है, कल एमपी में हो जाए, एमपी है पूरे इंडिया में हो जाए, इंडिया है पूरे वर्ल्ड में हो जाए। तो कंपनी अपने आप को बढ़ा सकती है, लेकिन बाकी सब में इतना एक्सपेंशन का, एक सोल प्रोप्राइटर ग्रोसरी वाला वो अपने आप को ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। पार्टनरशिप है, ज्यादा से ज्यादा एक स्टेट में चले जा सकता है, लेकिन कंपनी जो है उसके एक्सपेंशन को स्कोप बहुत ज्यादा होता है। क्लियर? इसके बाद मूविंग टू नेक्स्ट, हम लोग आते हैं अब डीमेरिट पे। कंपनी बनाना कोई बहुत आसान नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन होता है। कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन का मतलब है जो कंपनी बनाना है वो आसान नहीं, कॉम्प्लेक्स है, इजी नहीं है। कंपनी में बहुत सारे, आप जब आगे पढ़ेंगे, कंपनी में बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशन, डॉक्यूमेंटेशन, परमिशन, ये बहुत सारी चीजें होती है। क्लियर? लैक ऑफ सीक्रेसी, कंपनी बहुत बड़ी होती है, एक बात अगर एक तरफ फैल गई, वो ऐसे फैलती कंपनी में। एक एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत बड़ी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग चल रही थी, ये रियल केस स्टडी है। बहुत बड़ी क्या चल रही थी, केस स्टडी, बहुत बड़ी मीटिंग चल रही थी, सॉरी। तो क्या हुआ कि एक पीएन आया और उसने
टी सर्व करना शुरू करा एक एक पर। ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा स्टॉक मार्केट में कैसा बूम आता है। तो उसने क्या करा, चाय एक एक के प्लेट पे रखना शुरू, एक एक के टेबल पे रखना शुरू करा। कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो डिस्कस कर रहे थे 400 करोड़ का एक प्रोजेक्ट के बारे में, एक कर रहे थे। उसने टी रखते रखते सिर्फ ये सुन लिया कि कंपनी 400 करोड़ का एक प्लान शुरू कर रही है, बस चाय रखी और वो बाहर चला गया। अब बाहर ऑफिशियल्स वेट कर रहे थे कि अंदर क्या डिस्कस हो रहा है, क्योंकि बहुत क्रूशियल मीटिंग थी। उसने बोला कंपनी तो 400 करोड़ का एक नया प्रोजेक्ट करना शुरू कर रही है। ये बात आग की तरह पूरी कंपनी में फैल गई। कंपनी में उस समय 5,500 एम्प्लॉय थे। आग की तरह फैल गई, कंपनी 400 करोड़ का एक प्रोजेक्ट शुरू करी, अरे वाह बढ़िया। जैसी न्यूज आई स्टॉक मार्केट में उस कंपनी के प्राइस अप हो गए। उसका स्टॉक मार्केट सिर्फ न्यूज से चलता है, सिर्फ खबरों से चलता है। अभी देख लीजिए, अभी मैं अभी वो कंपनी का नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ एग्जैक्टली, हाँ बासमती राइस वाला। बासमती राइस का भी ये हुआ था कि उनके इसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और ये ज़्यादा ये सारे चीज़ें इंक्लूड की गई थी। तो उन्होंने अपने बैग्स जितने भी थे 1-1 केजी और 5-5 केजी के जो मार्केट में अवेलेबल थे उनको बुलवा लिया, क्योंकि उसमें ज़रूरत से ज़्यादा केमिकल्स क्या किए गए थे, इंजेक्ट किए गए थे। तो फिर उनको बाहर बुलवा लिया गया। ये केमिकल्स क्यों इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि जैसे चावल है तो वो तो महीनों महीनों जो पैक्ड वाले चावल हैं जो ऐसे बैग्स में आते हैं ना, वो तो महीनों महीनों मार्केट में रहते हैं। तो उनके अंदर इनको ये सारी चीज़ें इंजेक्शंस और ये सारी रखनी इंजेक्ट करनी पड़ती हैं, क्यों केमिकल्स, ताकि वो मार्केट में इतने समय ठीक रह पाए। वरना आप सोचिए, आप मॉल जाते हैं और 5 किलो का बैग लेकर आ रहे हैं, वो कब आया होगा, कब प्रोड्यूस हुआ होगा, कब वहाँ पे आया, और आप लाते हैं और आप भी उसको कितने महीनों तक चलाते हैं। तो उसमें केमिकल्स करना ज़रूरी रहता है, अदरवाइज वो इतना चल ही नहीं पाए। तो पाया गया कि उसमें 10% बासमती राइस ने कि 10% हमने ज़्यादा किया है। ये न्यूज़ से 1.25% उनके शेयर के प्राइस कम हो गए। तो एक फेक न्यूज़ नीचे कर देती है और एक अच्छी न्यूज़ कर देती है। तो जैसे ही 400 करोड़ का प्रोजेक्ट आया, उस कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो अब चले गए, और कंपनी का ऑफिशियल मीटिंग करके बाहर उठे और देखा अरे शेयर के प्राइस बिल्कुल आसमान छू गए। ये तो उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर करा, हम अभी सिर्फ सोच रहे हैं, करेंगे नहीं, सिर्फ सोच रहे थे। ये तो सिर्फ क्या था, एक प्रपोज्ड करके प्रपोजल था। क्लियर। उसी से फिर वापस प्राइस क्या हो गया, डाउन हो गया। उन्होंने ऑफिशियली आके बताया हम तो सिर्फ सोच रहे हैं अभी 400 करोड़ के, एग्जैक्ट नहीं कर रहे हैं। तो एक न्यूज ने क्या कर दिया अप और एक न्यूज ने क्या कर दिया डाउन। तो यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं, लैक ऑफ सीक्रेसी। कंपनी में कोई भी बात सीक्रेट नहीं रह सकती, क्योंकि कंपनी में इतने लोग हैं, किसको रिस्पॉन्सिबल बोलोगे, किसने फैलाई, किसने क्या हुआ, क्या होता है। इसके बाद तीसरा, इम्पर्सनल वर्क एनवायरमेंट। यहाँ पे जो वर्क एनवायरमेंट रहता है इम्पर्सनल रहता है, बहुत ज्यादा पर्सनल नहीं रहता। जैसे हम लोग आपसे पर्सनली बात कर लेते हैं, कंपनी में बहुत ऑफिशियली इन्वायरमेंट चलता है, जितना काम बस उतना बात, ठीक है। बट कहीं ना कहीं सोशल एनवायरमेंट भी होता ही है। न्यूमरस रेगुलेशन, न्यूमरस का मतलब होता है मेनी। न्यूमरस का मतलब क्या होता है, मेनी होता है। मेनी बहुत सारे यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन, सेबी के, SCRA, कंपनीज एक्ट बहुत फॉलो करने पड़ते हैं। कंपनी क्योंकि बड़ा काम कर रही है, तो जितना बड़ा काम उतने ज्यादा रूल्स और रेगुलेशंस। इसके बाद डिले इन डिसीजन मेकिंग। कंपनी क्योंकि बहुत बड़ी है और आपके हर सबऑर्डिनेट के ऊपर सुपीरियर बहुत सारे होते हैं। तो जैसे मैं हूं, मुझे फिर अपने ऊपर पूछना पड़ेगा, वो उसके ऊपर पूछेगा, वो उसके ऊपर पूछेगा। तो कंपनी में डिले बहुत होता है डिसीजन मेकिंग, फास्ट क्विक डिसीजन नहीं होते। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में आपने पढ़ा था क्विक डिसीजन मेकिंग, मैं अकेला ही हूं तो डिसीजन मैंने ही लेना है। लेकिन यहां पर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा डिले हो जाता है। इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। आपको पता है कंपनी में अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आते हैं, कोई कुछ बोल रहा है, मैंने कुछ और ओपिनियन दिया, किसी ने और भी। तो कई बार क्या हो जाता है, डिस्प्यूट भी हो जाता है। क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कंपनी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपनी, प्राइवेट, पब्लिक। मैं कहता हूं ओपीसी कोई टाइप की कंपनी नहीं। ओपीसी की डेफिनेशन में लिखा हुआ है ओपीसी कैन बी प्राइवेट, कैन बी पब्लिक। ओपीसी प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक, तो वो उन्हीं का ही टाइप है। लेकिन ओपीसी ठीक है, क्योंकि आजकल हर एक पर्सन अपना काम करना चाहता है। तो वहां पे 1 पर्सन कंपनी, ये अभी अभी रिसेंटली आया है। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, एक आपको क्लैरिटी कर दें पहले। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था, पहले वो क्लैरिटी कर देता हूं फिर बात करता हूं। जब मैं बात आपसे करता हूं सेक्टर्स की, जब मैं बात आपसे सेक्टर की करता हूं, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ सेक्टर। वन इज द प्राइवेट सेक्टर, वन इज द प्राइवेट सेक्टर, अनदर वन इज द पब्लिक सेक्टर, और थर्ड वन इज द जॉइंट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर। पहले आपको सेक्टर बताता हूं, फिर बताता हूं कि अब आपको यहां पे क्या समझना है। प्राइवेट सेक्टर का मतलब रहता है आपके और मेरे जैसे लोग जो काम करेंगे, उसको बोलते हैं प्राइवेट। क्या किसी से पूछा था क्या कर रहे हो, मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूं। प्राइवेट जॉब मतलब प्राइवेट आपके और मेरे जैसे लोग। दूसरा होता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी होती है जो गवर्नमेंट करती है, वो पब्लिक सेक्टर। तीसरा होता है जॉइंट, जब दोनों मिला के काम कर देते हैं, वो होता है सेक्टर। क्लैरिटी हुई। लेकिन यहां पे जो है ये अलग कुछ कॉन्सेप्ट है। प्राइवेट कंपनी का मतलब है जो कंपनी
प्राइवेटली शेयर्स देती है उसे कहा जाता है प्राइवेट कंपनी। जो कंपनी जनरल पब्लिक को भी शेयर देती है उसे कहा जाता है पब्लिक कंपनी। टाटा के शेयर्स आप और मैं ले सकते हैं, पब्लिक कंपनी। रिलायंस के ले सकते हैं, पब्लिक कंपनी। बच्चे क्या करते हैं, पब्लिक कंपनी और पब्लिक सेक्टर को एक ही मानते हैं। गलत है, ये पब्लिक सेक्टर है और ये पब्लिक कंपनी है। पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट चला रही है, पब्लिक कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो अपने शेयर जनरल पब्लिक को देती है उसको पब्लिक। मैक्सिमम कंपनी जिनका हम नाम सुनते हैं वो पब्लिक कंपनी है। रिलायंस, टाटा, महिंद्रा, सारी सीएट, एमआरएफ जितने हैं, दे ऑल आर द पब्लिक कंपनी। क्लियर। तीसरा आता है 1% कंपनी। वैसे टाइप नहीं है 1%, या तो प्राइवेट हो सकता है, उसको प्राइवेट में खोलना है अपनी, या पब्लिक में खोलना है, लेकिन इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि प्राइवेट में मिनिमम 2 है और इसमें 7 है। वो आगे जाके हम लोग और पढ़ेंगे। क्लियर। 1% कंपनी भी आगे जाके उसमें देखेंगे। चलिए प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच में डिफरेंस की बात करते हैं। सबसे पहले मेंबर प्राइवेट, मैं पता है कैसे समझाता हूँ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक। प्राइवेट कंपनी मतलब आपने एक प्राइवेट पार्टी भी देखी है, प्राइवेट पार्टी आप सभी ने देखी है। मतलब किसी को प्राइवेट पार्टी देनी है, बर्थडे की पार्टी, प्रमोशन की पार्टी, कुछ भी, तो वो अपने कुछ कुछ नियर और डियर रिलेटिव्स को बुला लेता है। मैक्सिमम मान लीजिए, मैं इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 200 लोगों को। 200 लोगों को वो एक बैंकेट हॉल या एक उसमें होटल में बुला लेता है और पार्टी दे देता है। उसे कहा जाता है, जो प्राइवेट पार्टी होती है उसे प्राइवेट कंपनी मानिए। और दूसरा होता है, एक जगह भंडारा भी होता है, विशाल भंडारा, जिसमें कोई भी आ सकता है। वो अनइनवाइटेड होते हैं। ये कौन है, इनवाइटेड वाले। प्राइवेट वाले कौन है, इनवाइटेड है, जिसको इनवाइट करेंगे वही आएगा। और ऐसी प्राइवेट पार्टी में तो और ही बोल देते हैं सिर्फ मिनिमम 2 ही अलाउड है, तो वो सोचते हैं यार ज़्यादा जाना ज़रूरी है। लेकिन भंडारा होता है तो अपन सोचते हैं क्या, आसपास वाले सबको बता देते हैं कि चलिए कि यहाँ पर क्या है, भंडारा है, चलिए सब चलिए। अपन जाते हैं पूरे परिवार साथ में, कॉलेज वाले नहीं, सब जाते हैं। दे ऑल आर वॉट, दे ऑल आर द पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी अभी समझ में आपको आएगा कि कैसे। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम आपको 2 चाहिए, मैक्सिमम 200 चाहिए। मिनिमम आपको कितना चाहिए, 2 चाहिए, 2% प्राइवेट कंपनी में, मैक्सिमम 200, 200 से 201 भी नहीं होना चाहिए। लेकिन पब्लिक कंपनी जैसे रिलायंस, टाटा, इसमें मिनिमम कितने चाहिए, मिनिमम यू नीड 7 मेंबर्स, मैक्सिमम के लिए नो लिमिट। आज रिलायंस के करोड़ों में शेयर होल्डर्स हैं, तो वो कौन हो गई, पब्लिक कंपनी हो गई, क्योंकि इसकी मैक्सिमम क्या है, नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। अगर सोचिए रिलायंस प्राइवेट होती तो सिर्फ 200 लोगों की शेयर ले पाती, आप और हम 200 में आते ही नहीं। तो रिलायंस, टाटा जितने भी कौन है, वो कौन सी है, पब्लिक कंपनी। क्लियर। क्योंकि इसके में मिनिमम 7 चाहिए, मैक्सिमम देयर शुड बी नो लिमिट, नो लिमिट, नो लिमिट। क्लियरिटी। क्लियर। इसके बाद नंबर ऑफ डायरेक्टर, यहाँ पे मिनिमम 2 डायरेक्टर की जरूरत होती, मिनिमम। और यहाँ पे मिनिमम 3, मैक्सिमम लिखा नहीं है, मैक्सिमम दोनों का बता रहे, मैक्सिमम दोनों में 15 है, मैक्सिमम दोनों में 15 है। ये कॉमन पॉइंट है, डिफरेंस वाला पॉइंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। मिनिमम प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर और यहाँ पे 3 डायरेक्टर। सर ये 3 डायरेक्टर क्यों रहा है, ये 2 क्यों, ये पब्लिक को शेयर दे रही है, इसके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है। ये मैक्सिमम कितने लोगों को देती है, 200 को। जिम्मेदारी कहाँ होती है, जहाँ प्राइवेट पार्टी चल रही है, जहाँ भंडारा चल रहा है, भंडारा चल रहा है। क्योंकि अगर प्राइवेट पार्टी में किसी का अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो 200 लोगों को ही नुकसान है, लेकिन भंडारे में नुकसान हो गया तो हजारों जितनों ने भंडारा खाया है सबको नुकसान। तो जिम्मेदारी यहाँ ज्यादा है, इसलिए यहाँ 3 डायरेक्टर है। मेंटेनेंस, क्या इनको इंडेक्स ऑफ मेंबर, इंडेक्स ऑफ मेंबर मेंटेन करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक प्राइवेट पार्टी रखी है, मैक्सिमम 200 बोला है, मैंने 100 लोग बुलाए थे, क्या 100 लोगों के मुझे नाम लिखने की जरूरत है क्या, 100 लोग तो मैं काउंट कर सकता हूँ, ये मेरे ये रिलेटिव है, ये रिलेटिव, ये रिलेटिव। लेकिन भंडारा हुआ है तो वहां पे तो बहुत सारे, मैक्सिमम नो लिमिट है, तो यहाँ पर आपको इंडेक्स मेंटेन करना। एक्चुअली क्या होता है ये इंडेक्स, मैं आपको इससे समझा रहा हूँ। इंडेक्स का मतलब होता है आपको आपके मेंबर का नाम लिखना जरूरी है नहीं है। यहाँ पे तो वैसे ही कम मेंबर है, 200 हैं, तो 200 के लिए कोई इंडेक्स मेंटेन। लेकिन यहाँ तो अनलिमिटेड होते हैं, जैसे रिलायंस के करोड़ों शेयर होल्डर है, तो उनका रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे इंडेक्स क्या है, कंपलसरी है, और यहाँ पे इंडेक्स नॉट कंपलसरी है। नॉट कंपलसरी रखते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेम, यहाँ पर प्राइवेट कंपनी अपने नाम के आगे पीवीटी लिमिटेड या पूरा प्राइवेट लिमिटेड भी लिख सकती है। यहाँ पे जो होता है उसमें एलटीडी लिखाना जरूरी है। जैसे रिलायंस लिमिटेड है, रिलायंस एलटीडी है, टाटा स्टील लिमिटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो प्राइवेट होगी उसके आगे पीवीटी लिमिटेड होगा, और जो पब्लिक होगी पहचानने का तरीका, उसके आगे सिर्फ लिमिटेड, एलटीडी या पूरा लिमिटेड भी लिखा रहता है। जैसे रिलायंस का पूरा लिखा रहता है रिलायंस लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड। क्लियर। इसके बाद मूविंग टू नेक्स्ट, इनविटेशन टू पब्लिक। भंडारे में पब्लिक को बुलाएगी क्या, अरे भंडारे में पब्लिक को बुलाएगी, तो इसकी प्राइवेट पार्टी है, नहीं सॉरी, प्राइवेट पार्टी में प्राइवेट पब्लिक को बुलाएगी क्या, नहीं बुलाएगी।
द प्राइवेट कंपनी डज नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटी। कि 200 लोग हैं, बहुत सारे बाहर भीड़ खड़ी हुई है, बोले हमको भी पार्टी में आना है, नहीं नहीं ये मेरी प्राइवेट पार्टी है, लेकिन भंडारा है, पब्लिक को इन्वाइट किया जाएगा क्या? बिल्कुल किया जाएगा, माइक से किया जाएगा, 5 दिन पहले से किया जाएगा, विशाल भंडारा, सब आइएगा घर सहित। तो यहाँ पे क्या होता है, द पब्लिक कंपनी कैन इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर, इनवाइट करती है क्योंकि इसको पब्लिक को ही सब्सक्राइब करा और इसको नहीं कराने पब्लिक। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, एक बार आप प्राइवेट के बन गए, आप उसका ट्रांसफर नहीं कर सकते। एक बार आप पब्लिक कंपनी के शेयर ले लिए, आप बिल्कुल क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। हम रिलायंस इनके टाटा के लेते ही इन्वेस्टमेंट पर्पज से, आज लिया और कल ट्रांसफर, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट, 1% कंपनी। 1% कंपनी कब आई है? 1%, द 1% कंपनी इंट्रोडक्शन जो हुआ है वो इसलिए हुआ था ताकि आप कॉर्पोरेटाइजेशन, माइक्रो छोटे छोटे जो बिजनेस हैं जो कंपनी फॉर्म में करना चाहते हैं, वो कंपनी फॉर्म में करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट आया? ओपीसी का। ओपीसी कंपनी विथ ओनली 1% एज अ मेंबर, मेंबर एक रहेगा, एम्प्लॉय तो कितने भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे एक ऐसी कंपनी खोलनी, एम्प्लॉय में 10,000 रखना चाहता हूँ, लेकिन मेंबर में एक ही रहूंगा, तो वो ही ओपीसी। ओपीसी का ये मत समझिए कि पूरी कंपनी में एक ही पर्सन रहेगा, वो कैसे काम करेगा? कंपनी है, वहां पे मेंबर एक रहेगा, एम्प्लॉय और अलग अलग पर्सन बहुत सारे हो सकते हैं। क्लियर? द 1% विल बी द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, अवेल ऑल बेनिफिट ऑफ प्राइवेट लिमिटेड सच ए सेपरेट एंटिटी। वैसे सारी चीजें ले सकते हैं, जितने प्राइवेट के फीचर्स हैं वो सब ओपीसी में ले सकता है। क्लियर? आगे बढ़ा जाता है, ओपीसी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? वैसे नेचुरल पर्सन होना चाहिए। नेचुरल मतलब आपका और मेरे जैसा नेचुरल पर्सन होना चाहिए। नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन मतलब एक जीता जागता इंसान, ठीक है। और वो इंडियन सिटीजन भी होना चाहिए और रेसिडेंट भी होना चाहिए। उसके बाद वो एलिजिबल होना चाहिए इनकॉर्पोरेशन के लिए, और नॉमिनी के लिए भी क्या होना चाहिए? एलिजिबल होना चाहिए। क्लियर? वही बन सकता है ओपीसी का मेंबर। कौन होना चाहिए? इंडियन सिटीजन होना चाहिए और इंडियन रेसिडेंट भी होना चाहिए, बॉर्न भी इंडिया में हुआ है और रह भी इंडिया में रहा है, ठीक है। वही क्या बन सकता है? मेंबर भी बन सकता है और नॉमिनी भी बन सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है 182 डेज जो रहता है वो किसी भी कंट्री का क्या बन जाता है? रेसिडेंट बन जाता है। 182 डेज, एक्चुअली इकोनॉमिक्स में हम लोग और आप लोग को पढ़ते थे कि एक साल, लेकिन इनकम टैक्स के पर्पज से 182 डेज, नियर अबाउट 6 मंथ होता है। नियर अबाउट जो होता है वो 6 मंथ्स है। क्लियर? और उसके बाद नो पर्सन शेल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 ओपीसी बिकम नॉमिनी। एक से ज्यादा एक पर्सन ओपीसी नहीं बना सकता। प्राइवेट पब्लिक कितनी भी बना सकता है, जैसे रतन टाटा जी और ये सब है, इनकी प्राइवेट पब्लिक कितनी भी है, लेकिन ओपीसी एक पर्सन कितनी बना सकता है? एक ही बना सकता है। नेचुरल पर्सन बीइंग मेंबर इन ओपीसी इन अकॉर्डेंस विद रूल बिकम अ मेंबर इन सच अनदर सच कंपनी बाय वर्च्यू नॉमिनी। एक पर्सन एक कंपनी का मेंबर और दूसरी कंपनी का नॉमिनी बन सकता है, इससे ज्यादा की लिमिट नहीं है। सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड कन्वर्टेड इनटू कंपनी अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 कंपनी में कभी भी ओपीसी कन्वर्ट नहीं हो सकती। सेक्शन 8 कौन सी है? एनजीओ वाली। एक पर्सन कभी भी अपने आप को सेक्शन 8 वाली कंपनी में, ओपीसी मतलब आपको वापस बताएं ये क्या कॉन्सेप्ट है, ओपीसी कभी भी सेक्शन 8 में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये सेक्शन 8 कौन सी है? एनजीओ। मतलब आपको ये समझ में आ गया कि जो एनजीओ होगी या तो वो प्राइवेट में इनकॉर्पोरेट हो जाएगी या वो पब्लिक में हो जाएगी, कभी भी वो ओपीसी में कन्वर्ट नहीं होगी। आपको अगर एनजीओ खोलना है तो आपको कौन सी तरीके से खोलना है? या तो प्राइवेट के फॉर्म में खोलिए या तो पब्लिक के फॉर्म में खोलिए, ओपीसी के फॉर्म में नहीं कर सकते। क्लियर? एक पर्सन कभी भी एनजीओ नहीं कर सकता क्योंकि एनजीओ के लिए एक अच्छा खासा ग्रुप चाहिए। क्लियर? उसके बाद सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी। ये जो ओपीसी है ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी वाला काम नहीं कर सकता। नो कंपनी कैन कन्वर्ट वॉलंटरी इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी अनलेस 2 years हैव एक्सपायर्ड। जब तक 2 साल नहीं हो गए आपको करते हुए, तब तक आप अपने आप को कन्वर्ट, 2 साल तो आपने ओपीसी करना ही है, 2 साल आपको ओपीसी को चलाना ही है। क्लियर? इसके बाद मूविंग टू नेक्स्ट एंड लास्ट, ये आपका कंपैरेटिव है। कंपैरेटिव मतलब फॉर्मेशन, इसको एक बार देखते हैं और बहुत अच्छे से देखते हैं क्योंकि हमने इस पूरे इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एचयूएफ, कोऑपरेटिव और कंपनी देखा है। फॉर्मेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटी से बन सकता है, अकेला पर्सन होता है, बहुत जल्दी जल्दी बन सकता है। रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है पार्टनरशिप में, लेकिन ना करने के कल नुकसान बताए थे। आप किसको केस नहीं कर सकते? पार्टनर आपको नहीं कर सकता, पार्टनर थर्ड पार्टी को नहीं कर सकता। एचयूएफ बहुत कम फॉर्मेलिटी है, रजिस्ट्रेशन कई बार एग्जाम्ड भी हो जाता है और बहुत जल्दी भी। कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, अभी अभी पढ़ा 10 लोग चाहिए रजिस्ट्रेशन के। कंपनी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। ये कंपैरेटिव है, जितना अभी तक पढ़ा उसको एक कंपैरिजन पढ़ रहे हैं। मेंबर, सोल प्रोप्राइटरशिप में कितना चाहिए? एक मेंबर। पार्टनरशिप में मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। एचयूएफ में कम से कम 2 पर्सन होना चाहिए, मेल मेंबर होना चाहिए। क्लियर? हिंदू होना जरूरी है। कोऑपरेटिव में अभी पढ़ा 10 एडल्ट होना चाहिए,
मैक्सिमम की नो लिमिट। और कंपनी में तो अभी पढ़ा, मीन प्राइवेट में 2, पब्लिक में 7, मैक्सिमम 200 और पब्लिक में अनलिमिटेड। ये मेंबर के बेसिस पे हो गया। कैपिटल कंट्रीब्यूशन सोल प्रोप्राइटरशिप अकेला लिमिटेड लगाता है, पार्टनरशिप थोड़ा सा ज्यादा लगाता है, इसमें तो पुरानी प्रॉपर्टी होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में लिमिटेड पैसा आप लगा सकते हैं, मैंने बताया था पहला पॉइंट था लिमिटेड रिसोर्सेज। और कंपनी तो अपना अच्छा खासा पैसा लगाती है, बहुत अच्छा खासा पैसा, कंपनी में सबसे ज्यादा पैसा क्लियर लगाना पड़ता है। लाइबिलिटी सोल प्रोप्राइटरशिप की अनलिमिटेड, पार्टनरशिप की अनलिमिटेड, कोऑपरेटिव सोसाइटी में लिमिटेड, एचयूएफ में आप क्या बात करेंगे, कर्ता अनलिमिटेड, बाकी को पार्टनर्स की लिमिटेड, और कंपनी में सबकी लिमिटेड। हम सब ने ये पढ़ा हुआ है। कंट्रोल और मैनेजमेंट सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला ही वन मैन आर्मी लिखा था हम लोगों ने, वन मैन आर्मी है। पार्टनरशिप में पार्टनर सारे मिलके लेते हैं कंसेंसस से, जिसको कहा था कि सबके कंसेंसस से क्या लिया जाए, डिसीजन लिया जाए। इसके बाद यहाँ पे कौन लेगा, कर्ता सारे डिसीजन लेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी में सारे मेंबर्स मिलकर क्या लेंगे। इसके बाद उसके बाद यहाँ पे ओनरशिप और मैनेजमेंट, यहाँ पे जो डिसीजन लेगा वो मैनेजमेंट और ओनरशिप मिलाकर फिर सेपरेट किया जाएगा। इसके बाद कंटिन्यूटी सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई कंटिन्यूटी नहीं होती, लेकिन ये गलत है। अगर एक पर्सन जाता है तो उसके आगे पीछे लीगल हेयर है तो वो भी सोल प्रोप्राइटरशिप कंटिन्यू कर सकते, लेकिन इसने मना किया है। पार्टनरशिप में अगर मोर स्टेबल अफेक्टेड बाय, एक पार्टनर अगर गया तो पार्टनरशिप हो सकता है खत्म हो जाए, 4 पार्टनर एक पार्टनर गए तो कर सकते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में अगर कर्ता चले गया तो अगला जो मेल मेंबर होगा वो उसको कर्ता बन के आगे चला लेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी में स्टेबल होता है क्योंकि किसी के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी में भी सेम होता है। क्लियर। सो यहाँ पर हमने चारों पांचों आपकी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करी है, अभी कवर करिए। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, उसके बाद एचयूएफ, कोऑपरेटिव, और इसके बाद कंपनी। उम्मीद करते हैं आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आइए। और भी कोई डाउट्स हैं तो फिर आप इसको आगे पूछ सकते हैं।